शिक्षा से ही बदलाव संभव है। गिववाइज एजुकेशनल फाउंडेशन के साथ आइए मिलकर एक उज्जवल भविष्य बनाएं। अब आते हैं, कल टाइप 1 के बारे में पढ़े थे ना हम लोग, टाइप 1 सम्स के। चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं सम्स के थ्रू। ठीक है, अब देखो, ये बना एक स्क्वायर, ठीक है, और इधर प्लस क्यू चार्ज है, इधर प्लस क्यू चार्ज है, इधर प्लस क्यू चार्ज है, और इधर प्लस क्यू चार्ज है। मान लो सब ए ए ए ए है, ठीक है, और इधर है प्लस बड़ा क्यू। मैं अगर तुम लोग को पूछूं कि व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन प्लस कैपिटल क्यू ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस, तब आंसर क्या होगा? बोलो कोई भी, आंसर क्या होगा? ओपन द चैट बॉक्स, तो चैट बॉक्स पे आंसर दे रहे हो तो तुम तो देखो जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पकड़ो पहले, ये क्या करेगा, ये इसको पॉजिटिव पॉजिटिव है इस तरफ धक्का देगा, ये क्या करेगा, ये इसको इस तरफ धक्का देगा। सिमिलरली ये वाला जो है इसको इस तरफ धक्का देगा, और ये वाला जो है प्लस क्यू, ये बड़ा क्यूब को इस तरफ धक्का देगा। तो देखो इधर चार फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, और एक इस तरफ। एक बात नोटिस करने की चीज है कि ये चारों जो फोर्स है ना, सब इक्वल है, क्योंकि सब प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस स्मॉल क्यू प्लस स्मॉल क्यू प्लस स्मॉल क्यू है। और देखो स्क्वायर है, तो ये वाला डिस्टेंस भी सेम हो जाएगा सबका, है कि नहीं? तो इधर द नेट फोर्स ऑन द प्लस कैपिटल क्यू इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यही रहेगा, ठीक है, क्लियर है? ओके सर। यस सर। आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। हेलो, सर योर वॉइस इज ऑडिबल। चलो अब ये नेक्स्ट जो है क्यू है, और इधर भी प्लस क्यू है, ये साइड है ए और ए, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, इधर बीच में है प्लस क्यू। तो अब बोलो, हाँ, तो अब बोलो इसके इधर नेट फोर्स, अब मुझे ये बोलो कि ये वाला जो सेंटर का प्लस क्यू है, कोई बोलेगा? सर आपकी ना आवाज बीच बीच में थोड़ी ना कभी आ रही है कभी जा रही है, ऐसा हो रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम। स्टक इसमें स्क्रीन ऑफ रिस्पॉन्डिंग। यस सर।
यार सॉरी गाइस यार, नेट बहुत डिस्टर्ब दे रहा है। अब क्लियर है ना मेरी आवाज? यस हेलो। सर। हाँ क्लियर है ना? ठीक है, वो पहला वाला सम समझ में आया है ना? यस सर। फिर होगा, ठीक है। अब मुझे इसके बारे में बताओ। स्क्रीन शो हो रहा है मेरा? नो सर। एक सेकंड, तो बहुत इंटरनेट खराब है अभी। हाँ, अब आ गया ना? ओके। अब देखो, ये अब ये बताओ, अगर ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, और इधर प्लस क्यू चार्ज है, इधर भी प्लस क्यू, इधर भी प्लस क्यू, और ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये ए और ये ए हो गया, और इसकी बिल्कुल सेंटर में एक प्लस क्यू है। तो मैं अगर पूछूं कि व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन प्लस कैपिटल क्यू ड्यू टू द रेस्ट चार्जेस, तब आंसर कितना होगा? कोई बोल सकता है? एनीवन? टाइप कर दो कुछ भी। देखो, ये भी सेम होगा। इसके वजह से ये प्लस क्यू को इस तरफ एक फोर्स लगेगा, इसके वजह से प्लस क्यू को एक इस तरफ फोर्स लगेगा, है कि नहीं? और इसके वजह से इस तरफ एक लगेगा। तो कैंसिल आउट होगा कि नहीं, ये मुझे बोलो पहले। क्या लगता है? सर हो जाएगा कैंसिल आउट। कैसे होगा? इसको कौन कैंसिल करेगा? इसको कौन कैंसिल करेगा? सर जब हम इन वेक्टर्स को वो पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो रिजल्टेंट का ऐसे होगा कि इसके इक्वल आ जाएगा, तो 90 डिग्री आ जाएगा, तो कट आउट हो जाएगा। हाँ करेक्ट। तो इधर भी फोर्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इधर तक तो ठीक है, कल का भी रिवीजन हो गया। अब देखो, अब नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा टाइप 2 सम का। टाइप 1 सम खत्म, ये है टाइप 2। इसको हम लोग कहते हैं, नाम दे दिया मैंने, थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन आता है पता है? मान लो इधर एक प्लस क्यू है, इधर एक प्लस 4 क्यू है। क्वेश्चन में आएगा कि और एक चार्ज है क्यू, इसको कहाँ बिठाए? इधर बिठाए कि इधर बैठाए, कि इधर बैठाए, कि इधर बैठाए, ताकि इस पे नेट फोर्स जीरो लगे और ये अपनी जगह पे रहे और मूव ना करे। क्वेश्चन क्या है, समझ में आ गया? बस एक अलग चार्ज को एक प्लेस करना है ताकि इस पे नेट फोर्स जीरो लगे, ठीक है। अब देखो, इस पे मान लो मुझे ये एक छोटा सा क्यूब बैठाना है, ठीक है। अब मैं इसको इधर भी बैठा सकता हूँ, इधर भी बैठा सकता हूँ, इधर भी बैठा सकता हूँ। तो 3 केस हो गए। इसको मैं केस 1 मान लेता हूँ, इसको मैं केस 2 मान लेता हूँ, और इसको मैं केस 3 मान लेता हूँ, ठीक है। अब देखो, केस 1, प्लस क्यू इधर है और प्लस 4 क्यू इधर है। मान लो मैं ये वाला क्यू को इधर बैठा लिया, ठीक है। तब ये अपनी जगह पे रुकेगा कि नहीं रुकेगा, या फिर मूव करने लगेगा? बोलो। नहीं रुकेगा, ऑब्वियसली, क्योंकि ये वाला चार्ज उसको इस तरफ धकेलेगा, सिमिलरली ये वाला चार्ज भी उसको रिपेल करके इस तरफ भेजेगा, तो ये अपनी जगह पे नहीं रहेगा। तो मतलब क्या, ये प्लस क्यू इक्विलिब्रियम पे नहीं बनेगा, तो ऐसे तो नहीं रख सकते, ठीक है। सिमिलरली मैं अगर ये इस केस के बारे में बात करूं, उसको मैं केस 3 नाम दे देता हूं।
मान लो मैं इधर प्लेस कर दूं, तब भी ये इधर नहीं रुकेगा, क्योंकि ये इसको इधर धक्का दे देगा, ये भी ये भी इसको धक्का दे देगा। ये वाला देखो प्लस क्यू है, छोटा चार्ज है लेकिन दूर है, लेकिन फिर भी थोड़ा तो उसको फोर्स करेगा ना, इस तरह रिपेल करेगा ना, तो तब भी ये वाला अपनी जगह पे नहीं रुकेगा। ठीक है, इन बोथ द केसेस दिस चार्ज विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब क्या है, अपनी जगह पे ही ठहरना है। ठीक है, तो अब क्या पॉसिबिलिटी है, ये बीच में रख के देखे, अब आ जाओ, अगर बीच में रखे तो केस 2, ये प्लस क्यू है, ये है तुम्हारा प्लस 4Q। अब मान लो मैं इसको इधर रख दिया, ये वाले में, ठीक है, तब देखते हैं, ऐसे कॉमन सेंस है, ये वाला इसको इस तरह धकेलेगा और ये वाला उसको इस तरह धकेलेगा, तो मतलब चांसेस है ना कि बैलेंस आउट हो जाए और ये अपनी जगह पे रहे, है कि नहीं। तो इसको ऐसी जगह पे बैठाना होगा इस लाइन पे कि इसका जो फोर्स है इस तरफ और इसका जो फोर्स है इस तरफ, ये बैलेंस आउट हो जाए कि इस पे नेट फोर्स 0 हो जाए। ठीक है, अब देखो ये वाला प्लस 4Q है, तो इसको ज्यादा रिपेल करेगा इस तरफ, है कि नहीं। ये तो स्मॉल प्लस क्यू है, सॉरी बस प्लस क्यू है, तो इसको इतना फोर्स से नहीं धक्का दे पाएगा जितना ये प्लस 4Q उसको इस तरफ धक्का देगा। तो इसलिए हम लोग इसको ऐसे इधर रखेंगे, थोड़ा ये स्मॉल प्लस क्यू के पास रखेंगे, ताकि ये प्लस 4Q जो है, ये तो मैग्नीट्यूड ज्यादा से धक्का देगा ही, लेकिन थोड़ा दूर कर दिया ना मैंने इससे, तो उसका डिस्टेंस, ये उसका बड़ा फोर्स को नेगेट कर देगा, और ये इसके पास हो गया, पास होने से ये वाला इस पे थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाएगा ना, तब ये दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कितना होना पड़ेगा ताकि ये वाला इक्विलिब्रियम में हो जाए। ओके, अब मानते हैं, चलो इसको x मान लिया मैंने और इसको l माइनस एक्स मान लिया, ये है पूरा l, तो मैं इधर तक क्या मान लिया, x मान लिया, और बाकी क्या हो जाएगा, ये वाला l माइनस एक्स। ठीक है, अब निकालते हैं फोर्स इन दोनों के बीच में, क्या होगा, k q बाय एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा, k q स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। ये वाला किस तरफ लगेगा, टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, अब देखते हैं ये और इसके बीच में फोर्स कितना लगेगा, F इक्वल टू k 4Q इंटू क्यू बाय l माइनस एक्स होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4k 4Q स्क्वायर l माइनस एक्स स्क्वायर टुवर्ड्स राइट। ओ सॉरी, ये तो मैंने उल्टा लिख दिया यार, तुम लोग भी बोलो यार, मेरे से भी गलती होता है ना। यस सर, ध्यान नहीं दिया, सॉरी। अरे ध्यान तो देना है ना तुम लोगों को। देखो, अब इसको अपनी जगह पे रहने के लिए ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स को इक्वल होना पड़ेगा कि नहीं, होना पड़ेगा ना। ये वाला फोर्स और ये यस वाला सर, फोर्स, यस। हाँ, तभी तो ये अपनी जगह पे रहेगा। अब देखो, इसको मैं इक्वल कर दूं तो क्या हो जाएगा, k 4Q स्क्वायर l माइनस एक्स स्क्वायर। अब से इधर तो मैथ्स ही है, क्या क्या कटेगा, ये k कटा, q स्क्वायर कटा, क्या बचा, l माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसको ये स्क्वायर को उस तरफ ले जाते हैं, l माइनस 2x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, इसको मैं होल स्क्वायर बना के स्क्वायर को इस तरफ ले गया, इसलिए प्लस माइनस 2। अब देखो इसमें क्या होगा, ये प्लस माइनस 2 है, तो दो पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, आइदर l माइनस एक्स बाय एक्स इक्वल टू प्लस 2, या फिर l माइनस एक्स बाय एक्स इक्वल टू माइनस 2। अब इसमें से क्या आएगा, l माइनस एक्स इक्वल टू 2x, l इक्वल टू 3x,
सॉरी, इसका मतलब, और इसका मतलब x इक्वल टू L/3, या फिर ये L माइनस एक्स इज इक्वल टू -2x, तो L इज इक्वल टू -x। ये तो पॉसिबल नहीं है कि नहीं? ये L -x के बराबर कैसे होगा? ये जो पूरा लेंथ है ये -x के बराबर कैसे होगा? नहीं हो सकता, क्योंकि L तो बड़ा है ना बहुत। तो ये वाला -2 अगर होगा तो नहीं होगा, तो पॉसिबल होगा यही। इसका मतलब है कि अगर ये +q और 4q है, ये जो हम लोग ने x लिया था ना, ये वाला हो जाएगा L/3। सर आप एक बार वो ऊपर दोबारा समझे ना कि वो नेगेटिव का जो 2 है वो मतलब हाँ, नेगेटिव का, ये देखो मैंने, नहीं है। ये वाला पूरा L था, ठीक है, ये वाला तो पूरा L था, मैंने बस इस पार्ट को x लिया था, है कि नहीं, और इस पार्ट को क्या लिया था? L माइनस एक्स। हाँ, तो ये देखो, ये L तो ऑब्वियसली x से बड़ा ही होगा ना, ये L और x, L तो ऑब्वियसली x से बड़ा ही होगा, है कि नहीं, क्योंकि L को ही तोड़ के x और L माइनस एक्स हमने बनाया था ना। ओके तो ये कैसे हो सकता है, तुम बोलो? तो ये ओके वाला सर। पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, तो बस बचा ये वाला। अब x आया L/3, मतलब ये जो हम लोग ने x लिया था ये L/3 है। अगर ये पूरा L है और ये L/3 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये भी L/3 हो जाएगा, ये भी L/3 हो जाएगा, ओके सर। है कि नहीं? तो हम लोग को ये प्लस q को अगर हम लोग ने इधर बैठाया है, ताकि ये L/3 है और ये इसका डिस्टेंस है 2L/3, तब ये फोर्स क्या होगा? अपनी जगह पे ही रहेगा। दिस फोर्स, सॉरी, दिस q will remain in its place, that is इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कैसे निकालते, समझ में आ गया ना? यस सर। अगर एक चार्ज को इन दोनों के बीच में बैठाने के लिए आए, तो बस इसको इधर उधर बैठा के देखा ना, मतलब देखना, इधर बैठाना एक बार, इधर बैठाना एक बार, इधर बैठाना, कॉमन सेंस से देखना कि एक ही केस बनेगा जहाँ पे तुम बिठा सकते हो, ठीक है। और जब बिठाओगे तो इसका फोर्स ले लो, फिर इसका फोर्स ले लो, फिर लास्ट में इक्वल कर दो। इक्वल होने से ही तो इक्विलिब्रियम होगा ना, ठीक है। तो ऐसा सम्स आ जाएगा तो कर लोगे ना? यस सर। ठीक है, अब देखो इसका मैं, ये तो बहुत लंबा हो गया ना, तो इसका मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, ठीक है, जो तुम लोग के एंट्रेंस के लिए काम आएगा। ये सुनो, इसको ध्यान से सुनो, इसको है शॉर्टकट, ये शॉर्टकट मेथड। लेकिन ये कब काम करेगा पता है? जब इधर भी प्लस क्यू है, इधर भी प्लस क्यू है, या फिर इधर भी माइनस क्यू है, इधर भी माइनस क्यू है, ये शॉर्टकट तभी काम करेगा, लेकिन ठीक है, ये ध्यान देना। तो देखो, हम लोग को अगर ये ऐसा प्लस क्यू इन दोनों के बीच में बिठाना है, या फिर इन दोनों माइनस क्यू के बीच में बिठाना है, ठीक है, तो हम लोग ने अभी क्या देखा है? ये जो प्लस, ये इसको हम लोग ने बैठाया, ये छोटा चार्ज के पास आके बैठा कि नहीं? इधर तो 4q था ना, इस तरफ, ये देखो, इधर तो 4q था, ये देखो, ये q छोटा चार्ज के पास आके बैठा कि नहीं, और ये बड़ा चार्ज के दूर जाके बैठा कि नहीं? यस सर। ठीक है, हाँ, तो ऐसा होने से ना, तो ये तो इधर ही बैठेगा, अगर इधर प्लस प्लस है या फिर माइनस माइनस है, तो क्या होगा? तब उसका फॉर्मूला है ये, डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर चार्ज where third charge is in equilibrium। उसका फॉर्मूला है x is equal to plus q1 plus root q2 l। ये l क्या है? ये इन दोनों का r है, ठीक है, देखो। और ये q1 क्या है? q1 है तुम्हारा स्मॉल चार्ज। देखो, इसमें मैं अगर पहला वाला सम में मैं लगा दूं ना, तो ये प्लस क्यू है, प्लस 4q है, देखो दोनों प्लस है,
तो मैं इस पे शॉर्टकट ट्रिक लगा पाऊंगा और मुझे थर्ड चार्ज बैठाना है। तो डिस्टेंस फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज ये वाला कितना होगा, x इज इक्वल टू रूट ओवर क्यू, क्योंकि Q1 स्मॉल चार्ज है ना तो इसमें प्लस क्यू हो जाएगा, इसमें भी Q प्लस, और Q2 क्या है, बड़ा चार्ज है, तो रूट ओवर 4Q इंटू एल। तो तुम जब इसको करोगे तो ये, मैं रूट क्यू को कॉमन ले लेता हूँ, इसमें 1 प्लस रूट 4 आया ना इंटू एल, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये क्यू क्यू कटा 1 प्लस 2 इक्वल एक्स, एक्स इक्वल टू एल बाई 3। आया ना आंसर बहुत इजीली। तो यस मतलब ये शॉर्ट, ये स्मॉल चार्जेस से इसका दूर इधर इधर बैठाना होगा, तब जाके ये इक्विलिब्रियम पे होगा। ठीक है, शॉर्टकट वाला समझ में आया ना। ये प्लस सर। Q1 कौन सा है, ये Q2 कौन सा है, ये L क्या है। ठीक है, यस सर। आ गया ना। तो सिमिलरली देखो प्लस क्यू में भी वही करना है अगर दोनों माइनस है, लेकिन इसमें अगर प्लस प्लस क्यू होता और इसमें -4 क्यू होता ना, तब गलती से भी अप्लाई मत कर देना ये फॉर्मूला, तब गलत हो जाएगा, तब पूरा ऐसे ही करना होगा तुम्हें, ये वाले वे से, लंबा वे से। ठीक है, अगर उसका भी शॉर्टकट होता तो मैं बता देता, लेकिन उसका शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, ओके सर। हाँ, नहीं आई वाज जस्ट किडिंग, उसका भी शॉर्टकट है अगर प्लस माइनस है तो। चलो मैं बताता हूँ, अगर मान लो शॉर्टकट, मान लो इधर प्लस क्यू है कुछ भी और इधर एक माइनस, मान लो 9Q है, तब ऊपर वाला फॉर्मूला तो तुम नहीं बैठा पाओगे, तब क्या बैठा पाओगे, तब तुम लोग बैठाओगे x इज इक्वल टू Q1 अंडर रूट Q1 माइनस अंडर रूट Q2 बाय L। Q1 क्या है, स्मॉल चार्ज है, स्मॉल चार्ज है, और L क्या है, डिस्टेंस है। अब मान लो मैं इसके लिए सॉल्व करता हूँ, मुझे ये वाला की बैठाना है, इसी प्लस क्यू और -9Q के लिए, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्मॉलर चार्ज से डिस्टेंस देखेंगे ना, तो ये वाला डिस्टेंस मान लो ये x है, तो x इक्वल टू रूट ओवर Q1, Q1 कौन सा है, ये वाला माइनस एक्सक्यूज मी Q1। सर। हाँ बोलो, सर हाँ बोलो। सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि अगर हम चार्ज प्लस प्लस क्यू रखे और एक साइड एक मतलब एक जो चार्ज है उसको अट्रैक्ट कर लेगा ना, क्योंकि चार्ज अपोजिट है ना, तो हाँ ये तो लगे हाँ, नहीं। वही वही वो वही मैं अभी हाँ वही मैं अभी बोलने वाला था कि तुम लोग ने किसी ने भी नहीं पकड़ा है। तो हाँ, हम लोग को देखो इसको कहाँ बैठाना होगा बोलो, वो प्लस क्यू किस है तरह, ना, उसको उसके बाद में मतलब उसके आगे रखना होगा, उसके पीछे उस साइड पे। इधर इधर राइट ना। हाँ हाँ, वहां पे। हाँ, मैं तो यही बोलने वाला तुम लोगों को, तुमने ध्यान ही नहीं दिया किसी को भी, सब बस कॉपी करने में लगे हैं, किसी का ध्यान नहीं है। चलो इसने तो पॉइंट आउट कर ही दिया है, तो चलो मैं बोल ही देता हूँ। देखो तुम लोग यार अपने दिमाग खोले रखो, ये प्लस क्यू है, ये -9Q है, अगर मैं इधर एक प्लस क्यू को बैठाऊंगा तो ये उसको धक्का देगा, और ये वाला सर माइनस, पर सर हाँ बोलो। और ये भी हो सकता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज के इक्वल ना हो, दोनों का मैग्नीट्यूड अलग हो। हाँ तब भी हो सकता है, ये तुम पे डिपेंड करेगा कि ये प्लस, ये इनके चार्जेस पे क्या है, वो उस पे डिपेंड करेगा। मैंने इधर देखो इसको स्मॉल प्लस क्यू लिया और इसको -9Q लिया, है कि नहीं। मान लो इधर बस प्लस क्यू होता और माइनस क्यू होता, तब तो बीच में बैठा दो, हो जाएगा। ये उसको नहीं, तब भी नहीं होगा ना, तब भी ये उसको इस तरह धक्का देगा, और ये वाला इसको इस तरह धक्का देगा, और माइनस क्यू उसको अपने आप खींचेगा, तब भी इक्विलिब्रियम पे नहीं होगा ये वाला, है कि नहीं। ज्यादा होगी, वो फोर्स तो लगाएगा ही, और थोड़ा बहुत तो उस पे अट्रैक्शन होगा ही, तो मिडिल पॉइंट पे तो पॉसिबल ही नहीं है किसी चार्ज को रखना अगर अपोजिट हाँ तो डायरेक्शन। देखो, हाँ तो जब प्लस माइनस ऐसे होता है ना, तब मिडिल पॉइंट पे तुम नहीं रख सकते, क्योंकि अगर ये प्लस है तो ये इसको इससे धक्का देगा, और माइनस तो उसको ही खींचेगा ही अपनी ओर, तो ये मूव करके इस पे आके चिपक जाएगा, तो ये मिडिल पॉइंट पे हम लोग रखेंगे ही नहीं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये वाला एग्जाम्पल समझो, पहले बड़ा इसको ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। मैं 9 ले रहा हूँ क्योंकि रूट ओवर करने में इजी होता है और फॉर्मूला में बैठ जाएगा। अब देखो
मैं अगर इस प्लस क्यू को इधर बैठा दूं, ठीक है, तो क्या करेगा, ये वाला उसको एक इधर फोर्स देगा, ये वाला इस पे इस तरफ फोर्स देगा, ठीक है, ये छोटा प्लस क्यू है ना, थोड़ा तो इधर फोर्स देगा। अब देखो, ये तो -9 क्यू है ना, तो ये इसको थोड़ा जोर से खींच सकता है, हालांकि इसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है इस वाले से, लेकिन सिंस ये बड़ा है ना बहुत, तो उसका डिस्टेंस निगेट हो जाता है। ये कम है तो इसके पास है तो थोड़ा सा धकेल रहा है, ये बड़ा है तो इसको ज्यादा खींच रहा है, लेकिन इसका डिस्टेंस भी ज्यादा है, तब जाके ये इक्वल हो जाएगा, तुम्हारा ये वाला और ये वाला इक्वल हो जाएगा। समझ गए? अगर मान लो मैं इधर बैठाता प्लस क्यू को, तो ये तो इसको खींचता ही ना, लेकिन ये प्लस क्यू तो इस पे इतना ज्यादा रिपेल नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा हो गया और ये चार्ज खुद भी छोटा है। तो हम लोग को इधर ही रखना पड़ेगा, ये प्लस स्मॉल क्यू के इस साइड में, ठीक है। अब देखो, ये डिस्टेंस निकालने के लिए वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर अलग अलग ऑपोजिट साइन है तो Q1 Q2 माइनस Q2 बाय L। Q1 क्या था, स्मॉल चार्ज था ना, तो Q2 क्या होगा, -9, राइट। इसमें L, तो इस पे Q कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो, 1 -3 L, ये हो जाएगा x इक्वल टू, सॉरी ये बार 2 बार लिख गया, -2L, x इक्वल टू L बाय -2। मतलब ये देखो, ये माइनस क्यों आया पता है इधर, x इक्वल टू L बाय -2, क्योंकि हम लोग ये लेफ्ट साइड जा रहे हैं ना, इसलिए माइनस आया। इसका कोई ये जो नेगेटिव है ना, ये बस डायरेक्शन समझाता है कि ये अगर L है तो हम इसके ऑपोजिट जा रहे हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड तो L/2 ही है। तो हमको कैसे रखना होगा, इस चार्ज को इधर से L/2 दूरी पे रखना होगा, तभी ये इक्विलिब्रियम पे बैठेगा, ये वाला, अगर हम लोग को इसको L/2 रखे तो। ठीक है, अब क्लियर है? यस सर। हाँ, क्लियर है ना? यस सर। हाँ, ठीक है। अब देखो, तुम लोग का सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसा है? क्लास 11 में तो पढ़े होंगे तुम लोग ने सिंपल हार्मोनिक मोशन वगैरह। नो सर, वो कैसा है? चैप्टर तो लेफ्ट रह गया, कंप्लीट नहीं हो पाया सिलेबस। वो कंप्लीट नहीं हो पाया? नो सर, वो तो कोचिंग में मतलब लेफ्ट रह गया था, कोचिंग वाले नहीं करवा पाए थे। ओ ठीक है, तो फिर एक काम करो ना, वो जो जो तुम लोग का HSM है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो क्या करो, एक बार रिवाइज करो, क्योंकि क्वेश्चंस मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया या फिर मैग्नेटिक हो गया या फिर इंडक्शन वगैरह हो गया ना, तो क्या होता है, इन ये HSM का ना सबसे तुम लिंक कर सकते हो क्वेश्चंस, ठीक है, सबसे लिंक फॉर्मूला आता है। तो अभी मैं उस सम को स्किप कर रहा हूँ जो PYQ था, जिसमें HSM और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का सम था। तुम लोग मंडे तक रिवाइज कर लोगे, 2 दिन दे रहा हूँ, 3 दिन दे रहा हूँ, फ्राइडे सैटरडे संडे, तब तक रिवाइज कर लो, फिर उसके बाद मैं ये सम पे आ जाऊंगा, ठीक है। अगर रिवाइज करने के बाद भी समझ में नहीं आया तब मैं समझा दूंगा तुम लोग, ठीक है, लेकिन रिवाइज कर लेना एक बार। क्लियर है? मंडे तक ठीक है ना टाइम, या फिर और टाइम चाहिए? नहीं सर, हो जाएगा। सर मंडे तक हाँ बोलो। हो जाएगा सर, संडे को लीव है ना, संडे को पढ़ ले, रिवाइज कर लेंगे, हो जाएगा। ठीक है, चलो, अब आता है उस फॉर्मूला पे। ये है तुम्हारा परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी और कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। कल जो तुम लोग पूछ रहे थे ना, के क्या है, के क्या है, अब के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये तो तुमको पता ही है,
एफ इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और के बारे में क्या पता है? ये पता है कि ये डिपेंड्स ऑन मीडियम, ये पता है। और क्या पता है? और तुम लोग को पता है कि के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं? और ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये एप्सिलॉन क्या है? तुम्हारा परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है। अब देखते हैं ये वाला क्या है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम का मतलब क्या है। अब देखो F इक्वल टू F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर है, ठीक है। अब मुझे बोलो इस फॉर्मूला से कि इफ एप्सिलॉन नॉट इज इंक्रीजिंग तब फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? सर बोलो। डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज। हाँ डिक्रीज होगा, क्योंकि नीचे है देखो ना, ये अगर बड़ा हो गया तो ये वाला छोटा हो जाएगा, है कि नहीं? देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना ये। तो ये अगर बढ़ेगा एप्सिलॉन तो एफ नॉट एफ घटेगा, और एप्सिलॉन नॉट अगर घटेगा तो आपका ये एफ बड़ा होगा, ठीक है। यस सर। हाँ, तो इफ एप्सिलॉन इज डिक्रीजिंग तब एफ ये है, ठीक है। लेकिन इसका नाम तो परमिटिविटी दिया हुआ है ना, परमिट मतलब परमिट करता है। तो ये लेकिन ये तो उल्टा काम कर रहा है, तो इसका नाम परमिट क्यों रखा, परमिटिविटी क्यों रखा? परमिट मतलब जो अलाउ करता है कि नहीं, अलाउ करता है घुसने के लिए, लेकिन ये तो उल्टा काम कर रहा है, तो इसका नाम परमिटिविटी क्यों पड़ा? देखो मान लो ये है तुम्हारा एप्सिलॉन नॉट फॉर वैक्यूम, ठीक है। एप्सिलॉन फॉर वैक्यूम को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, ये वाला, ठीक है। अब एक सेकंड, ये चार्ज खत्म हो गया। हाँ अब आ जाओ, ये क्या था, परमिटिविटी था ऑफ मीडियम। मैं बोला था ये परमिट व्हाट, परमिट किसको? ये मैं हिंदी में ऐसे लिखूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तब तो और क्लियर में समझ में आ जाएगा ना तुम लोगों को। स्टूडेंट्स नो सर कोई हेलो, प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये परमिट करता है अपने मीडियम के पार्टिकल्स के प्रॉपर्टी को, ठीक है। ये परमिट क्या करता है, अपने मीडियम के पार्टिकल्स के प्रॉपर्टी को परमिट करता है, मतलब बढ़ा देता है। एक एनालॉजी समझो कि ये अगर एक क्लासरूम है, ठीक है, इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे खड़े हैं, ठीक है। ये बच्चे सब अपनी जगह पे बैठे हुए हैं और तुमको निकलना है इस दरवाजे से इस दरवाजे पे, इस दरवाजे से निकल के तुमको इस तरफ से निकलना है। अब देखो ये अगर बच्चे तुम्हारा ऐसे रुके हैं, ठीक है, तो तुम तब आराम से निकल जाओगे ना, है कि नहीं? क्योंकि टीचर ने उन लोग को बोल दिया कि अपनी जगह पे बैठो, तो ये लोग बैठे हैं और तुमको इधर से होके इधर से जाने में इजी हो जाएगा। लेकिन टीचर ने अगर बोल दिया कि ब्रेक टाइम, तो बच्चे क्या करेंगे, इधर से उधर, 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 इधर से उधर करेंगे। तब तुमको क्या करना होगा, ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके इस तरफ से जाना पड़ेगा, है कि नहीं? तो देखो टीचर ने परमिट कर दिया, टीचर ने परमिट कर दिया और तुमको बहुत ऐसे घूम घूम के जाना पड़ा, है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है,
टीचर ने अगर परमिट दे दिया स्टूडेंट्स को तो तुमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा, मतलब इधर से जाके इधर ऐसे ऐसे करके। अगर टीचर परमिट नहीं दिया घूमने के लिए तो ये लोग अपनी जगह पे है, तो तुमको फोर्स भी ज्यादा नहीं लगाना पड़ा, फोर्स कम में ही हो गया तुम लोग का। ठीक है, अब समझ में आ गया कि ये परमिटिविटी का रियल मीनिंग, ये परमिटिविटी ऑफ द मीडियम का मीनिंग। परमिटिविटी ज्यादा होने से फोर्स क्यू कम होता है, और परमिटिविटी कम होने से फोर्स क्यू ज्यादा होता है, और परमिटिविटी ज्यादा होने से फोर्स क्यू कम होता है। ये समझ में आ गया? यस सर। हाँ ठीक है ना। तो अब देखो इसका एक दो वैल्यू लिख लो। ये जो एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये तुम्हारा है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, ये सबसे तुम्हारा मिनिमम होता है ये एप्सिलॉन नॉट। बाकी किस भी मीडियम को पकड़ लो, ग्लास मान लो, वाटर मान लो, सबका एप्सिलॉन नॉट जो होगा ना, ये एप्सिलॉन नॉट से हमेशा ज्यादा होगा एनी मीडियम। ठीक है, अगर ये सबसे मिनिमम है तो इस पे फोर्स सबसे मैक्सिमम होगा कि नहीं? फोर्स इन एनी मीडियम, फोर्स इन ये वैक्यूम। क्लियर है ये वाला? वैक्यूम में सबसे कम एप्सिलॉन नॉट, तो वैक्यूम में सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा। बाकी मीडियम में एप्सिलॉन नॉट से हमेशा ज्यादा है, तो फोर्स इन एनी मीडियम विल आल्सो बी लेस, ये वाला। ठीक है, यस सर। सबको क्लियर है ना ये वाला? देखो क्लियर नहीं होने से पूछ लो, Yes, एक दो sir. बार मैं वापस समझा दूंगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस सर, क्लियर है। हाँ, तो अब देखो, अब तुम लोग को दो तीन परमिटिविटी का याद रखना होगा। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, हालांकि दिया होता है, इनकेस अगर नहीं दिया होगा ना तो तुम लोग को दिक्कत हो जाएगी। तो 8.85 इंटू 10⁻12, और मैं वही बोलूंगा जो तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, वो याद रखना, ये तो याद रखो। ठीक है, और ये वाटर का भी मैं लिख देता हूँ, लेकिन ये याद रखने की चीज नहीं है, इसको मत रखो। इंटू 10⁻⁻10 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये देखो, ये वाला कम है ना वाटर से, है कि नहीं? इसमें देखो -10 है, इसमें -12 है। और एक देख लो ग्लास में कितना होता है, ग्लास में 3.01 इंटू 10⁻11 होता है। तो देख रहे हो ना एग्जाम्पल से कि ये हमेशा कम होता है सबसे ज्यादा, तो इसमें सबसे ज्यादा फोर्स लगेंगे। ठीक है, इस वैक्यूम मीडियम में। ठीक है ना? अब देखो, मैं तो बोल दिया ये वाला याद रखो, लेकिन अगर किसी और मीडियम में आ गया तो तब क्या होगा? और ऐसा कि नहीं कि हम लोग ये नंबर्स याद रखें, है कि नहीं? तो इतना एप्सिलॉन कैसे याद रखेंगे? तो उसी को इजी बनाने के लिए तुम्हारा टॉपिक है आया रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, इससे तुम लोग किसी भी मीडियम का एप्सिलॉन निकाल सकते हो। ठीक है, इसका पहले फॉर्मूला लिख लो। एप्सिलॉन नॉट आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट मीडियम बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो मैं अगर इसको ऐसे लिखूं, एक बार लिख लो, ऐसे समझा दूंगा। ये वाला उसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है? देखो, इसका मीनिंग है कि एक मीडियम का एप्सिलॉन नॉट कितना गुना ज्यादा है एप्सिलॉन नॉट से। अगर मैं बोलूं कि एक मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी 5 है, तो तुम क्या समझोगे? तुमको यही समझ में आएगा कि उस मीडियम पे 5 गुना एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, समझ में आया ये वाला? हाँ, Yes, sir. ये वाला देखो,
आप इसको एग्जांपल से एक सम से समझ लेते हैं। सर एक सेकंड मेरे को वो नोट करने को प्लीज। चलो, तुम लोग को पीडीएफ मिल गई थी ना? नो सर, कल पीडीएफ नहीं आई थी। सर कल पीडीएफ नहीं आई थी ग्रुप में। हाँ, मैंने तो मैनेजमेंट को दे दिया था। मैं मैनेजमेंट को बोल दूंगा कि उसी रात दे दे, ताकि तुम लोग का रिवाइज करने के लिए भी इजी होता है ना उस समय। यस सर। हाँ, मैं बोल दूंगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये वाला करो। अगर ई आर ऑफ वाटर एप्सिलॉन नॉट रिलेटिविटी ऑफ वाटर इज 81, इसका मीनिंग क्या है बोलो? कि जो कोई भी सर ईआर है वाटर को वो 81 गिवन है, 81 क्या है? दिया हुआ है। नहीं, नो सर, 81 वाटर टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट होगा ये। हाँ, 81 गुना 81 टाइम्स ज्यादा है एप्सिलॉन नॉट से। ये देखो ना, मैं तो यही लिखा, एक मीडियम का एप्सिलॉन नॉट कितना गुना ज्यादा है, यही बताता है ये वाला, ये ई आर बताता है हमें। समझ गए? तो ई आर ऑफ वाटर इज 81, मतलब वाटर का जो एप्सिलॉन यार बहुत बारिश हो रहा है, पता है, इसलिए ऐसे हो रहा था। माय बैड यार। चलो फिर से समझाते हैं। अब आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। हाँ, यार पता है इधर बहुत फ्लड हो रहा है। देखा है ना तुम लोग के आसाम में न्यूज? यस सर। हाँ, अब आया स्क्रीन आया? देखो, फॉर्मूला क्या था, फिर से मैं बार बार लिख देता हूँ। उसका फॉर्मूला क्या था? ये रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ एयर। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ई आर दिया हुआ है, तो ई आर को बैठाएंगे 81 एप्सिलॉन नॉट। मैंने क्या बोला था? रट्टा मारो ये एप्सिलॉन नॉट को, रट्टा मारोगे तो वैल्यू कितना होगा? इसका वैल्यू 8.85 into 10 to the power minus 12। एप्सिलॉन नॉट चाहिए, तो एप्सिलॉन नॉट तुम्हारा हो जाएगा, सॉरी मीडियम हो जाएगा 81 इंटू 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर मीटर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है? समझ में आ गया ना? Yes. देखो, मैंने इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वाटर का जो तुम्हारा एप्सिलॉन है वो वैक्यूम से कितना दिया हुआ था? 81 गुना ज्यादा है ना? ठीक है, इसका एप्सिलॉन नॉट 81 दिया था। इसका मीनिंग है वाटर की, मैं लिख देता हूँ, बाद में रिवाइज करने के तुम लोग को हो जाएगा। वाटर की परमिटिविटी वैक्यूम से 81 गुना ज्यादा है। अब देखो, तुम लोग तो खुद बोले थे कि अगर एप्सिलॉन नॉट ज्यादा तो फोर्स कम होगा। तो एक बात बोलो मुझे,
जो सेम अगर मैं ये प्लस क्यू और माइनस क्यू को मैं अगर वैक्यूम में रखूं एक बार और एक बार वाटर में रखूं तो फोर्स किस में ज्यादा आएगा बोलो? वैक्यूम में। वैक्यूम में ज्यादा आएगा, है कि नहीं? और इसमें घट जाएगा। देखो ये एप्सिलॉन नॉट कितना कितना गुना ज्यादा था एयर से? 81 गुना ज्यादा था ना। तो सिमिलरली फोर्स जो घटेगा ना वो भी 81 टाइम्स घटेगा। समझ गए ये वाला लॉजिक? यस सर। अगर एप्सिलॉन नॉट 81 टाइम्स बढ़ रहा है तो फोर्स भी घटेगा। कितना घटेगा? प्रोपोर्शनली घटता है वो, 81 टाइम्स घटता है। मैं अगर बोल दूं कि ईआर ऑफ मान लो ग्लास ग्लास है तुम्हारा 75 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? एप्सिलॉन उसकी वैक्यूम से 75 टाइम्स बड़ा है, तो फोर्स भी घटेगा। फोर्स कितना टाइम्स घटेगा अब बोलो? बोलो। 75 टाइम्स। हाँ, फोर्स भी 75 टाइम्स घट जाएगा। ठीक है, तो इसी से ये वाला एक फॉर्मूला याद रखना। तो ये लॉजिक तो समझ में आ गया। तो फॉर्मूला ये वाला है, देखो। अब एफ रिलेट सॉरी एफ नॉट बाय एफ मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट मीडियम बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट आर। ये देखो रिवर्स है ना। ये वाला समझ में आ गया? अब इसका मीनिंग क्या है? यस सर। हाँ, सर यहाँ पे ये एफ नॉट क्या एफ डिफाइन नॉट कर रहा है? ये फोर्स इन वैक्यूम। फोर्स इन वैक्यूम और ये वाला फोर्स इन मीडियम। सर इसकी भी कोई डेफिनेट वैल्यू होती है या फिर ये रैंडमली वैरी करता है? एफ नॉट फोर्स इन वैक्यूम ये डेफिनेट कैसे होगा? अगर चार्जेस वेरी हो रहे हैं तो एफ भी वेरी होगा ना। Yes. ठीक है, तो देखो अगर मैं बोलूं कि ये एक मीडियम है और ये वाला दूसरा मीडियम है, इसमें फोर्स है तुम्हारा मान लो 10 न्यूटन है, और जब मैं वही सेटअप को इसमें ले गया तो फोर्स हो गया मेरा दुगना, 20 न्यूटन हो गया। तो इससे तुमको क्या समझ में आया? कि इसमें एप्सिलॉन नॉट घट रहा है और फोर्स बढ़ रहा है कि नहीं? और इसमें जो एप्सिलॉन होगा ये इससे ज्यादा होगा, क्योंकि इस सेम सेटअप पे इस पे कम लग रहा है। समझ में आ गया अब? यस सर। हाँ, देखो अब क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस पीवाईक्यू से ही करते हैं, ठीक है? एग्जांपल से करेंगे तो बहुत इजी इजी क्वेश्चंस आते हैं, तो पीवाईक्यू से आई थिंक पीवाईक्यू से प्रैक्टिस करना ज्यादा सेंस बनता है। सर ये बोर्ड्स के पीवाईक्यू है या फिर नहीं नीट वगैरह के? ये तुम्हारा नीट में आया था। देखो तुम लोग को मैं नीट नीट का ही बेस लेके पढ़ा रहा हूँ। अब उससे ऊपर भी मैं पढ़ाऊंगा ऑफ कोर्स, लेकिन तुम लोग को भी आगे थोड़ा सा ज्यादा यही टॉपिक पे तुम लोग को क्या करना है, यही टॉपिक पे तुमको चैप्टर वाइज पीवाईक्यू बुक नेट में तो मिल जाता है, वो सर्च करना है। जिस दिन मैं जो टॉपिक पढ़ाया उस दिन का पीवाईक्यू कर लो। मैं हालांकि मैं इधर करा दूंगा जो टफ टफ क्वेश्चन आए हैं या फिर ट्रिकी आए हैं, लेकिन थोड़ा एफर्ट तो तुमको भी देना होगा ना। तो तुम्हारा काम वही है कि क्लास खत्म होने के बाद एक बार रिवाइज करो थ्योरी, फिर उसके बाद उसके रिलेटेड पीवाईक्यू जितने हैं वो कर डालो तुम, ठीक है? और एक कॉपी में लिखना। और मैंने क्या बोला था, एक ऐसा पेज बनाओ, ऐसे उस पे घर बनाओ, ठीक है? उस पे फॉर्मूला लिखो। पहला फॉर्मूला जैसे एफ इक्वल टू के क्यू क्यू वन बाय आर स्क्वायर लिख लिया। अब और एक मिला ना, ये वाला मिला, और एक मिला एफ नॉट बाय एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एम बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल आर। ऐसे करके मैं चैप्टर में जो जो फॉर्मूला करूंगा ना तुम ऐसे लिखते जाना एक ही पेज में, और इसको वाल के आगे चिपका दो। तो ये डिवीजन करने में कितना टाइम लगेगा? हार्डली 5 मिनट्स। तो 5 मिनट्स में तुम्हारा पूरा चैप्टर रेडी है, क्योंकि एग्जाम के पहले तुम पूरा कॉपी नहीं पलट सकते। एग्जाम के आगे तुम्हारा यही पेज तुमको हेल्प करेगा, ठीक है? ये मस्त है, लेकिन ये करो। अब देखो क्वेश्चन में आ जाओ। ये अगर Q1 है, ये Q2 है, ठीक है? इनका डिस्टेंस है D इन वैक्यूम,
और इनमें फोर्स लग रहा है F, और यही चार्ज को मैं, यही सेटिंग को मैं अगर तुम्हारा ये D/2 में रखूं इन ऑयल, ठीक है, तब मेरा फोर्स आता है, फोर्स सेम आता है, F ही आता है। तो अब मुझे फाइंड ER ऑफ ऑयल निकालो। कैसे निकालोगे? फाइंड रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ऑयल, ये वाला क्वेश्चन है। एयर में रखने से ये वाला आया, जब मैं इसको ऑयल में ले गया एट द डिस्टेंस D/2 तब भी सेम फोर्स आया। ये गिवन है, मुझे फाइंड क्या करना है, ये वाला फाइंड करना है। निकालो, ट्राई करो। चलो मैं टाइमर भी लगा देता हूँ, एक से एक क्वेश्चन के लिए 90 सेकंड मिलता है ना, लगा दिया मैंने। चलो किसी का आंसर आया या फिर मेरा वेट करे तुम लोग कि मैं करूंगा सर वो निकाल करूंगा? रहे हैं। हाँ हाँ सर अभी निकाल रहे हैं। हाँ हाँ, निकाल निकाल करो। कितना आया? 90 सेकंड्स तो हो गए यार। एक ही तो फॉर्मूला सिखाया था मैंने, उसको अप्लाई करो ना। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे बोलो, ये बस बोल दो। ये वाला ना, मैंने तो 1/4 यही सिखाया अभी। नहीं, 8 आया 1/4 है। है। तुमने EM निकाला होगा शायद, ER बोला था मैंने, EM नहीं। ये देखो तुम सही जा रहे थे, पता चल गया मुझे तुम कहाँ गलत हो गए। ये वाला ये है, वी नो, ठीक है। अब इसको प्लेस करो, 1/4 Q1 Q2 बाय D² है ना एयर में, देखो इसमें D है ना, ये F0 है, F0 का ये है, और F मीडियम का क्या है, 1/4 Q1 Q2 D/2 होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू एप्सिलॉन M बाय एप्सिलॉन नॉट। ये गया, Q1 Q2 ये भी गया, तो क्या बचा, 1/D², नीचे D²/4 बचा, इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट M बाय एप्सिलॉन नॉट। अब क्या बचेगा बोलो, ये कटेगा तो इसमें बचेगा बस 1/4 F0 बाय FM। तो ये इसको मैं अगर इधर लेके जाऊं तो एप्सिलॉन नॉट M बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 बचेगा ना। तो क्या हो गया, सॉरी, ठीक है। और हमें दिया हुआ है ये वाला 1/F, ये भी F दिया हुआ था क्योंकि दोनों सेम है। कौन सा क्वेश्चन, इज इक्वल टू ये वाला 1/4 इज इक्वल टू M, ठीक है, सॉरी एप्सिलॉन R, ठीक है। तो ये तो 1 हो गया, इस मैं अगर इसको लूं तो इक्वल टू
तुमने 1/4 ही बोला था ना? किसने बोला था 1/4? यस सर। हाँ हाँ हाँ, 1/4 ही आएगा, 1/4 ही आएगा। मैं वैसे ही बिना पेन पेपर के कैलकुलेट किया था। समझ में आ गया ना ये सब कैसे करते हैं? यस सर। देखो, तुम लोग को कभी अगर सम मिले ना, तो इतना सोचना नहीं है। तुमको एक बार आंखें बंद करना है, वो पेपर का याद करना है, ये पेपर का तुमको देखना है कि कौन सा फॉर्मूला फिट हो रहा है। ये वाला फॉर्मूला फिट है तो लिखो, इस पे जस्ट वैल्यूज पुट करते जाओ, फिर लास्ट में निकलता जाएगा। ठीक है? अब देखो इसमें क्वेश्चंस कैसे एचएसएम होने से मैं बहुत अच्छा सवाल कर रहा था एक। अभी चलो, अभी तो क्लास भी खत्म, 8:40 हो गया है। मैं नेक्स्ट क्लास से इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू करूंगा। ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, लेकिन उससे पहले एक होमवर्क करते चलो, क्योंकि तुम लोग एचएसएम करोगे ना। होमवर्क है ये, टू आइडेंटिकल spherical metallic charges, सेम चार्ज, ठीक है, सेम चार्ज are hung by string। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि ये वाला ऐसे लटका दिया हुआ है। सेम चार्ज बोला था तो ये प्लस क्यू ले लूं, ये भी प्लस क्यू ले लूं मैं। क्यू का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है कि नहीं? और उसके बाद बोला है एंड द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री विथ ईच अदर। तो ये वाला लाइन क्या है बोला है कि इनके दो एंगल के बीच ये वाला एंगल है 60 डिग्री। और उसके बाद बोला केप्ट इन वैक्यूम, मतलब ये पूरा सेटअप जो है वैक्यूम में है। ठीक है? अब क्वेश्चन है कि when the whole arrangement is shifted, मतलब इसको मैं मैं इसको पूरा उठा के एक लिक्विड में डाल दूं, इज शिफ्टेड टू अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 0.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, then also the angle remains same। क्या बोला है? अगर इसको मैं उठा के एक लिक्विड में एक लिक्विड है ना, एक लिक्विड में मैं डाल दिया, ठीक है, तब भी ये दोनों का एंगल क्या हो गया? 60 डिग्री ही है। और इस वाटर का डेंसिटी कितना है? 0.5 दिया हुआ था ना, 0.5 इन 5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है? अब कैलकुलेट एप्सिलॉन नॉट, सॉरी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल रहे हैं ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द फ्लूइड। तुम लोग ने 11 में फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ा था ना? पढ़े थे कि नहीं? बहुत सालों पहले क्लास 11 में फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़े थे कि नहीं? यार नहीं पढ़ा तो बोलो यार, पढ़े थे ना? यस सर। हाँ, तो फिर और एक गिवन है, गिवन सिग्मा ऑफ स्फीयर। सिग्मा क्या है? वॉल्यूम डेंसिटी है ना, 1.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। ठीक है? तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा ये निकालने के लिए ऑप्शन है तुम्हारा 2, बी ऑप्शन है 1.5, सी ऑप्शन है 2.5 और डी ऑप्शन है 3। ठीक है? ये वाला तुम्हारा PYQ था, JEE मेंस। देखो इसमें कितना टॉपिक बचा है, इसमें कितना टॉपिक घुसा है तुम्हारा, बोलो? 2 टॉपिक घुसे है ना, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया और एक तुम्हारा
सर एक बार आप वो क्वेश्चन का हाँ बताना। तो इसमें क्या क्या टॉपिक है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी है और फ्लूइड डायनेमिक्स भी, दोनों को जोड़ दिया गया है। ठीक है, अब एक बात सुनो, ये देखो, ये चार्ज क्यू है, ये भी चार्ज क्यू है, एंगल 60 था हवा में, उसको उठा के ये पानी में डाल दिया। अब तुम लोग एक बात सुन लो, अगर मास है, ठीक है, किसी बॉडी का अगर मास है तो उस पे चार्ज हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर चार्ज है तो मास तो होना ही होना पड़ेगा। मेरा लॉजिक समझ गया ना? मास होने का मतलब ये नहीं कि उसमें चार्ज होगा ही होगा, वो अनचार्ज भी हो सकता है, चार्ज भी हो सकता है, लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल है तो उसका मास होगा ही होगा। ठीक है, चलो मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ तुमको करने के लिए। इसको चैट जीपीटी में मत डाल के उठाना, ठीक है, वो 1 सेकंड में निकाल देगा आंसर, तो ट्राई करो। ये एयर है ना, देखो इसमें क्यू है, इसमें क्यू है, मैं इसको रेफरेंस मान के मैं करता हूँ। मैंने क्या बोला, चार्ज है तो मास होना ही होना पड़ेगा, इसका मास m ले लो, और ये तो हवा में लटका है, तो नीचे क्या आएगा, नीचे क्या आएगा, क्या फोर्स आएगा नीचे, बोलो। ग्रेविटेशन। हाँ, mg लगेगा नीचे, है कि नहीं? अब देखो, ये प्लस क्यू है, तो ये वाला जो चार्ज है इसको इधर धक्का देगा कि नहीं, इस तरफ धक्का देगा, और ये तो स्ट्रिंग है एक, इस तरफ एक टेंशन लगेगा, ठीक है, टेंशन को मैं तोड़ दूं, ये कितना एंगल हो जाएगा बोलो। ये स्ट्रिंग है, इक्विलिब्रियम में है, ये अगर 60 डिग्री है तो ये वाला बड़ा एंगल हो जाएगा 30। अगर ये 30 डिग्री है तो ये ऑल्टरनेट ऑपोजिट एंगल है ना, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ई cos 30 डिग्री, और उसको मैं इस तरफ करूंगा तो t sin 30 डिग्री। अब तुमको इसको इधर उधर इक्वेट करके करो, फिर सिमिलरली इसको पानी में डाल के करो, फिर लास्ट में जो आएगा वही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ट्राई करना एक बार। ये वेक्टर तोड़ने के लिए आता है ना, टेंशन तो पता है ना तुम्हें, टेंशन क्या है, वेक्टर कैसे तोड़ते हैं, क्लियर है कि नहीं? अगर नहीं है तो बोल दो, मैं टेंशन भी सिखा दूंगा एग्जाम करने से पहले। सर 50-50 आता है टेंशन निकालने, 50-50। एक, ठीक है, मैं बस एक बात पूछूंगा, टेंशन बॉडी से क्या होता है, दूर जाता है कि पास आता है? दूर जाता है। हाँ, दूर जाता है। और एक टेंशन मान लो ये वाला है, ठीक है, जैसे तुम टेंशन को धक्का देना चाहते हो, है कि नहीं? मान लो तुम्हारा 10 दोस्त है, तो 10 दोस्त को तुम थोड़ा थोड़ा टेंशन दे दोगे, ठीक है। सिमिलरली अगर किसी मास है ना, तो इस पे अगर एक स्ट्रिंग है तो टेंशन को अपने अवे धक्का देना चाहेगा, ठीक है। इस पे मैं और एक लगा दूँ ना स्ट्रिंग, तो ये इसको भी टेंशन दे देगा। ये मान लो T1, ये मान लो T2, ठीक है। अब ये देखो, यस यस सर। हाँ हाँ, ये देखो एक बस, ये बस सुन लो, ये अगर m है, इसको मैंने लटका दिया ऐसे, तो नीचे क्या लगता है, mg लगता है ना। अब ये जो स्ट्रिंग पे टेंशन लगेगा ड्यू टू ये मास, वो किस तरफ लगेगा बोलो, ऊपर लगेगा कि नीचे लगेगा? ऊपर लगेगा। हाँ, ऊपर लगेगा, ये टेंशन इधर दे देगा, फिर जाके फिर ये वाला जो जहां लटका हुआ है, ये भी उल्टा एक टेंशन लगाएगा, है कि नहीं? ठीक है, ये भी उल्टा टेंशन लगाएगा। मैं इसको T1 बोल दिया, ये मैंने T2 बोल दिया। अब मेरे बात ध्यान से सुनो, ये एक ही स्ट्रिंग है ना, ये वाला एक ही स्ट्रिंग है ना, देख रहे हो, ये वाला एक ही स्ट्रिंग है। तो हमेशा याद रखना ना कि एक स्ट्रिंग पर एक ही टेंशन लगता है, ठीक है। सेम स्ट्रिंग पे कभी भी अलग अलग टेंशन नहीं लगता। एग्जाम्पल ये, बस 2 मिनट हो गया क्लास आज का। ये M1 है, ये M2 है, और इधर एक रस्सी है, और इसको ऐसे बांध दिया, ठीक है। ये M1 क्या करना चाहेगा, अपने दूर धक्का देगा टेंशन को। ये M2 क्या करेगा,
ये धक्का देगा अपनी टेंशन को। सिंस सेम स्ट्रिंग है ना, तो ये जिस पे जितना टेंशन लगाएगा M2 भी उतना ही टेंशन लगाएगा। अगर मैं इसको T1 बोलूँ तो ये भी T1 हो। अब M2 तो इस तरफ भी भेजेगा टेंशन अपना, क्योंकि टेंशन तो बांटना चाहते हैं सब लोग अवे फ्रॉम द बॉडी, तो ये इस स्ट्रिंग पे लगा देगा और फिर जा जाके ये वाल भी उस पे टेंशन लगाएगा और ये टेंशन हो जाएगा T2। देखो एक ही स्ट्रिंग है, सेम टेंशन लग रहा है। ये अलग स्ट्रिंग है लेकिन दोनों की वजह से सेम स्ट्रिंग लग रहा है, सॉरी सेम टेंशन लग रहा है। तो बात ये है ना कि एक ही स्ट्रिंग में एक ही टेंशन लगता है हमेशा, इसका हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, गुड नाइट गाइस।